हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। क्या आप मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हैं? यस और नो के साथ मुझे रिप्लाई करें। हेलो। अमजद साहब कैसे हैं आप? ठीक है। ओके। अच्छा जी, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कारोबार से आमदनी। जी अमजद साहब बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अब पहले तो ये बिजनेस क्या होता है, कारोबार क्या होता है? बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डेफिनेशन वाले सेक्शन में। वो कहता है कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड। पहले इसे थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। जो हमें बिजनेस की पुरानी डेफिनेशन मिलती है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 का जो कानून है वो कहता है कि बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। फ्यूचर में कभी भी आपको कहीं मौका मिले कि बिजनेस क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। बिजनेस में हर वो तिजारत शामिल है, हर वो ऑक्यूपेशन शामिल है और कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। बट आप इम्प्लाई नहीं होने चाहिए, किसी के मुलाजिम नहीं होने चाहिए। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो क्या देता है, बिजनेस की डेफिनेशन, ये उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। वो कहता है कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, बिजनेस में कोई भी तिजारत शामिल है। कामर्स, कामर्स कहते हैं एक्टिविटीज एंड एड टू ट्रेड, मतलब कि वो एक्टिविटीज जैसे कि ट्रेड हो रही है, सामान जो है वो फरोख्त हो रहा है, कराची से सामान फरोख्त हो रहा है मुल्तान में, तो दरमियान में उसने पेमेंट ट्रांसफर करनी है, बैंकिंग चैनल से उसे इमदाद मिल रही है पेमेंट ट्रांसफर करने में, और एक लॉजिस्टिक वाले जो है वहां से सामान लेके मुल्तान आ रहे हैं, तो वो एड मिल रही है उसे उसकी डिलीवरी के लिए। तो कामर्स एक्टिविटीज, एड एंड एक्टिविटीज एड टू ट्रेड, कामर्स इस चीज को डील करता है। और मैन्युफैक्चर आप कोई चीज बना रहे हैं, प्रोफेशन आपने कोई चीज इख्तियार की हुई है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है ऐसा काम जो आप स्किल से कर रहे हो, मतलब कि जैसे हुनरमंदी का काम। ये आप सुनते नहीं है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये वहीं से लफ्ज लिया गया है कि जी वोकेशनल वो काम होता है कि जिसमें कोई स्किल वगैरह हो। और एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब है कोई जैसे टूरिज्म का काम कर रहे हैं, कोई मौका है कहीं पे वो आप कर रहे हो। और कंसर्न या इसके अलावा कोई भी मकसद आप ऐसा सर अंजाम दे रहे हो जिसका मकसद तिजारत हो, ट्रेड को एड करना हो, कामर्स हो, कोई चीज बनाना हो, कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करना हो, या कोई भी हुनरमंदी वाला काम हो, वोकेशन। बट डज नॉट इंक्लूड द एम्प्लॉयमेंट, बस ये याद रखना है। और यही हमेशा, इसके अलावा भी जिंदगी पर आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस जो है वो क्या हो सकता है। तो अगर सिंपल डेफिनेशन करना चाहें, with reference to Partnership Act 1932, business includes every trade, occupation and profession, but does not include employment. इनकम टैक्स के इसे बढ़ा रहा है, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं है। अच्छा जी, अब हम फाइनली चलते हैं अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरफ। जैसे शुरू में हमने देखा था, इनकम टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है इसका, के ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है, चैप्टर्स आगे पार्ट्स में डिवाइडेड है, और पार्ट्स आगे डिविजन्स में डिवाइडेड है। उन एक पार्ट के भी कई डिविजन्स है आगे। तो सेम इसी तरह जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसके आगे चार डिवीजन हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस खुद जो है वो पार्ट 4 है, और ये चैप्टर 3 का पार्ट 4 है। और इसके आगे जो है वो खुद के इनकम फ्रॉम बिजनेस के चार डिविजन्स हैं। पहला डिवीजन जो है हम उसे पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, द फॉलोइंग इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर टैक्स ईयर अदर देन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। सीधी सी बात करें, आपको पता है एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है। वो कह रहा है कि ये जो इनकम है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस लॉ में, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे।
और वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। यानी वो कह रहा है कि सिंपली जो भी पैसा आप कमाएंगे, जो भी आपकी आमदनी कारोबार से होगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी, और वो इस कानून के अंडर जो है वो उस आमदनी पे टैक्स चार्ज होगा, इस मुस्तस्ना इनकम को छोड़ के। आगे कहता है द प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहा, आपको पता है बिजनेस से हमेशा मुनाफा होता है, और सैलरी में हमेशा तनख्वाह दी जाती है। वो कहता है कोई भी मुनाफा आप कारोबार से कमाएं, कोई भी आमदनी मुनाफे की सूरत में कारोबार से लें, उस पे आप जो है वो उस आमदनी पे टैक्स होगा। अगर मुनाफा ना ले रहे हो या कोई भी आपको गेन हासिल हुआ हो किसी भी तरह का, सो गेन के ऊपर भी जो है वो इनकम टैक्स लीवी होगा। सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं, प्रॉफिट के ऊपर नहीं, गेन के ऊपर भी। और गेन जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है। जैसे कि आप उससे कहते हैं अपने जो है वो आपका बिजनेस है, और कहते हैं जी इनकम टैक्स में तो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, आप ऐसे करें हर महीने ना मुझे प्रॉफिट ना दिया करें, प्रॉफिट की मद में आप मुझे एक BMW गाड़ी दे दें। तो लिहाजा ये तो जो है वो ना हुआ, मतलब ये प्रॉफिट तो ना हुआ, मुझे तो गाड़ी मिली है कंपनी, मेरी ही कंपनी से, तो मेरे पे तो टैक्स नहीं बनता। तो उसी चीज को कवर करने के लिए आपको कोई भी गेन मिले, और गेन किसी भी तरह का हो, किसी भी किस्म का हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तो उस पे भी हम टैक्स लेंगे, आपकी इनकम ही कंसीडर करेंगे। एनी इनकम डिराइव बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन। कोई भी इनकम जो हासिल की जाती है किसी भी तजारत से, प्रोफेशनल कोई भी आपने पेशा इख्तियार किया हुआ है, और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। यहाँ पे ऊपर सर्विसेज का जिक्र भी होगा। यहाँ पे वो कह रहा है, थोड़ा सा वो बढ़ा रहा है इस चीज को, वो कह रहा है कि आप कोई भी तिजारत कर रहे हैं या कोई भी पेशा वगैरह आपने इख्तियार किया हुआ है, उससे भी जो आमदनी होगी उस पे आमदनी पे इनकम टैक्स चार्ज होगा। किसी भी तिजारत पे, या आपने कोई भी पेशा इख्तियार किया हुआ है, जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉय नहीं है, खुद का क्लिनिक है, तो वो प्रोफेशनल हुआ। वकील जो है वो एक प्रोफेशनल हुआ। और इस तरह कोई भी जो है वो एक बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, खुद की कंपनी है, या खुद बिजनेस करता है इंडिविजुअली, तो वो प्रोफेशनल कहलाएगा। तो ये सब आएंगे इनकम टैक्स के अंदर, इनकी जो भी। लेकिन वो कहता है एक और चीज इसमें ऐड करा, और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। वह कहता है कि आपकी कोई ऐसी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या कोई भी दूसरी की तरह की एसोसिएशन है, और आप उसके मेंबर हैं, और आप वहां से कुछ गेन ले रहे हैं, कुछ रकम ले रहे हैं, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। कैसे? एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पार्टनरशिप है, दो बंदों की एसोसिएशन होती है पार्टनरशिप। तो अगर आप पार्टनरशिप में एज ए एम्प्लाई ही हैं, आप वहाँ पे, और डायरेक्टर भी हैं साथ, तो आप चाहे एम्प्लाई हैं लेकिन आप उसके ओनर भी हैं, आपका कोई स्टेक है आपके पास पार्टनरशिप का, तो वो आपकी इनकम ही कंसीडर होगी, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएगी। और इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग जो है वो एसोसिएशन है, या इस तरह करके। तो और कई टीचरों की आपस में एसोसिएशन बनी होती हैं, क्लर्कों की एसोसिएशन बनी होती हैं। तो अगर कोई इस तरह की एसोसिएशन है, और वो वकीलों की बार एसोसिएशन है, जो उसके डायरेक्टर्स होंगे, मतलब जो उसके मेंबर होंगे पूरी बार के, अगर वो बार एसोसिएशन उन्हें कुछ पैसे देती है अपने मेंबर्स को, तो वो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसीडर होगी, ना कि किसी और माध्यम में गिने जाएंगे। सो किसी भी एसोसिएशन का के आप मेंबर हैं, कोई एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, या किसी भी कोई साइंटिफिक एजुकेशनल कल्चरल किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, आप उसके जो है वो मेंबर हैं। शर्त ये है मेंबर, फिर बात कर रहा हूँ इम्प्लाई नहीं, मेंबर, आप उसके मेंबर हैं, तो आप पे जो है वो और आप अगर आपको वहां से कोई गेन मिल रहा है, इनकम मिल रही है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी, मेंबर, इम्प्लाई नहीं। अच्छा आगे वो क्लियर करने के लिए कह रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपने, आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने बताया था, ये अपने मेंबर्स के लिए काम करती है, अपने मेंबर्स की ही डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम कर सकती है, मिल के उन्हीं से पैसे लेके। वो कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है वो इसी चीज में आएगी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी मेंबर को
अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई इनकम मिलती है तो वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसीडर होगी। एंड फर्दर एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल का मतलब होता है छुआ जाना, जिसे हम छू छू सकें। जैसे टीवी पे पिक्चर आ रही होती है, वो वर्चुअल है। आप इस टाइम जूम पे हैं, आप वर्चुअल हैं, फिजिकल क्लास में नहीं है। तो आप जो है वो नॉन टेंजिबल क्लास में इस टाइम बैठे हुए हैं। टेंजिबल मीन्स के वो चीज जिसे हकीकत में छुआ जा सके। वो कह रहा है कि एनी इनकम, किसी कोई भी इनकम जो आप हासिल करते हैं, दी हायर, हायर और लीज। हायर का मतलब होता है किराए वगैरह पे देना, और लीज का मतलब होता है हम जो लीज पे देते हैं कई सालों के लिए उसे। कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो, जैसे गाड़ी वगैरह, इसे जो है वो गाड़ियों वगैरह की लीजिंग वगैरह करते हैं बैंक्स वगैरह, या हम इंडिविजुअली खुद भी लीजिंग कर सकते हैं और गाड़ियां वगैरह किराए पे देते हैं। वो कहता है कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे जो आप इनकम डिराइव करेंगे वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। ये बेसिकली बात करना चाह रहा है तमाम तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी में सारी ये चीजें आ जाती हैं, व्हीकल्स वगैरह, हवाई जहाज एंड ईटीसी सब चीजें। अगर जहाज ज्यादातर लीज पे होते हैं और गाड़ियां भी बैंकों ने लीज पे दी होती हैं, तो वो सारी जो है वो बैंकों की इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। और हमने इंडिविजुअली भी अगर पे दी हुई है अपनी गाड़ी वगैरह, या किराए पे दी हुई है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। और अगर यहाँ लफज इमूवेबल प्रॉपर्टी होता तो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती। आगे वो कहता है जी, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, अच्छा इसकी थोड़ा सा और मैं एग्जांपल देता चलूं। ये जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, सॉरी ये मूवेबल की बात कर रहा है, ये गाड़ियां वगैरह जो रेंट पे चढ़ाते हैं अक्सर जो है वो, तो इनकी भी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही कंसीडर की जाएगी। जैसे क्रीम, उबर, इन सब की इनकम इसी हेड में आएगी। आगे कहता है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रेक्विजिट वेदर, the fair market value of any benefit or prerequisite, whether convertible into money or not, derived by a person in the course of or virtue of past, present or prospective, मतलब future business relationship। कोई भी बंदा, उसे प्रेजेंट में, पास्ट में बिजनेस से किसी से एसोसिएट था, उसका उससे रिलेशनशिप था, या फ्यूचर में किसी बिजनेस से एसोसिएट है या होने वाला है, उसे उस मद में कोई बेनिफिट मिलता है, तो वो बेनिफिट भी उसे एज ए उसकी इनकम कंसीडर की जाएगी और इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसीडर की जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, एक जी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है एक मैम, जो है वो शेयर होल्डर है कंपनी के। कंपनी कहती है, तो वो कंपनी को कहते हैं कि ऐसे करें, आप मुझे ना सैलरी ना दिया करें, आप महीने की ना मुझे एक गाड़ी दे दिया करें। अच्छा ये तो होगी मेरी सैलरी की अल्टरनेटिव। प्रॉफिट देने की बजाय, सॉरी, सैलरी जो है वो एज ए सीईओ भी ले सकता है, लेकिन अगर वो डायरेक्टर है कंपनी का या मेंबर है, शेयर होल्डर्स में शामिल है, तो वो कहता है कि जी आप मुझे मुझे एक गाड़ी दे दिया करें मेरे प्रॉफिट के बदले, ताकि मैं तो कहूँगा ये तो, इस पे तो टैक्स नहीं है। और प्लस आप ऐसे करें, मेरे बीवी बच्चे जो हैं उनकी स्कूलों की फीस अदा कर दिया करें, कुछ पैसे वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। और मेरे जो ट्रिप्स वगैरह बुक कर दिया करें, प्रॉफिट ना दिया करें, उसके बदले में ट्रिप्स वगैरह बुक करके मैं वहां पे घूम फिराया करूंगा, तो ये भी कर दें। तो इस चीज को कवर करने के लिए, ये वाले दरवाजे बंद करने के लिए, कल को कोई बंदा ये कहे, किसी कंपनी का ओनर, डायरेक्टर, कि जी मैं तो कंपनी से कोई इनकम नहीं ली इन दी फॉर्म ऑफ कैश या इन दी फॉर्म ऑफ मनी, मैंने तो ये जो है वो बेनिफिट मेरी कंपनी ने मुझे दिए हैं, तो इन द रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। सो अगर इस तरह के कोई बेनिफिट भी पास्ट में एसोसिएटेड थे आप, प्रेजेंट में या फ्यूचर में चाहे वो आप एसोसिएट होने वाले हैं, तो उसकी भी पे आपको मिल रहे हैं या फ्यूचर में मिलेंगे, ये सब आपके
इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएंगे। कल को कोई बंदा ये कहता कि मैं ऐसे है कि अभी तो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, लेकिन ऐसे करता हूँ मैं डायरेक्टरशिप से रिजाइन दे के साल के एंड से पहले पहले जो है वो मैं उसका जो है वो एम्प्लॉय बन जाता हूँ, उसी कंपनी में नौकरी ले लेता हूँ। अब मुझे सैलरी की मद में पैसे मिलेंगे। तो पीछे वाला जो उसका हिसाब किताब था वो क्या गया? तो उसने तो अपना टैक्स बचा लिया। नहीं, हम भी बहुत तेज हैं। तो हमारे जो लेजिस्लेटर हैं उन्होंने भी सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। पीछे आप एसोसिएटेड थे उस बिजनेस में, ओनर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, शेयर होल्डर के रूप में, तो फिर भी आपकी जो उस टाइम जो आपकी इनकम बनी है हम उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में कंसीडर करेंगे, चाहे अब आप एम्प्लॉय हो गए। तो ये सारे दरवाजे क्रिएटिव अकाउंटिंग के क्लोज कर दिए गए। आगे कहता है जी, for the purpose of this class, it is declared that the word benefit includes any benefit derived by way of waiver of the profit on debt on the debt itself under state bank etc policy। सिंपली वो ये कह रहा है कि आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ था और उस पर आपको कोई वेवर मिल गया है, तो वो भी उन्होंने तो वेवर दे दिया, वो ठीक है, आपसे पैसे वापस नहीं लेंगे। आपको पता है बड़ी बड़ी जो कंपनी है बड़े बड़े कर्ज लेके माफ करवा लेती हैं, ठीक है, वहां से तो माफ हो गया, बैंक ने तो लोन का वेवर दे दिया, लेकिन हम जो है वो आपके इस बेनिफिट को इनकम फ्रॉम बिजनेस में कंसीडर करेंगे। जितना टैक्स बनता है हम वो आपसे लेंगे। आगे कह रहा है एनी प्रॉफिट ऑन डेब्ट डिराइव बाय अ पर्सन वेयर द पर्सन इज डिराइव सच इनकम शैल बी चार्जेबल टैक्स अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस। क्या इसमें कहता है? हाँ, इसमें कह रहा है एनी प्रॉफिट ऑन डेब्ट, यानी कि आपको पता है यहाँ पे वो लफ्ज यूज कर रहा है। थोड़ा सा मैं पॉइंटर अगर मुझे मिल जाए तो मैं यूज कर सकूं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। वो कह रहा है कि एक तो कह रहा है कि एनी प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन डेब्ट पर्सन वेयर द पर्सन बिजनेस इज टू डिराइव। एंड आगे वो कह रहा है कि सच इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कोई भी बंदा लोन्स वगैरह देता है, उसका काम है लोन वगैरह देना, सूद का काम करता है, प्रॉफिट लेता है अपने जो दिए हुए पैसे उन पे, अगर इस तरह का कोई प्रॉफिट लेता है, सूद वगैरह लेता है अपने दिए हुए कर्जों पे, तो उसकी ये जो इनकम है, ये जो सूद वसूल कर रहा है, ये जो प्रॉफिट वसूल कर रहा है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी, ना कि ये किसी और अदर सोर्सेज में जाके चार्ज होगी। यानी कि बैंक्स वगैरह जितनी भी लोनिंग करते हैं वो सब उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। और इसके इसके अलावा कोई इंडिविजुअल भी तो लोन कर सकता है, जैसे हिंदू का बनिया लोन करता था, तो बनिया की भी इनकम इस कानून के मुताबिक जो है वो अगर सूद लेता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आएगी। अच्छा, आगे कहता है वेयर आर लेसर बीइंग अ scheduled बैंक और एन इन्वेस्टमेंट बैंक और अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और मुदारबा और लीजिंग कंपनी हैज लीज्ड आउट एनी एसेट वेदर ओन्ड बाय इट or not to another person any amount paid or payable by the said person in connection with the lease of said asset shall be instead as the income of the said leaser and shall be chargeable tax under the head income from business। ये बैंक वगैरह और मुदारबा कंपनीज आपको पता है गाड़ियां वगैरह लीज पे देते हैं और लीजिंग का जो है वो बिजनेस करते हैं, ये सारे के सारे बैंक्स वगैरह, ये सारे के सारे लोग। तो इनकी जो है, यानी यहाँ पे उसने बेसिकली मुदारबा का जिक्र किया है और आगे साथ जिक्र किया है और लीजिंग कंपनी हैज लीज, कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने एसेट्स को लीज पे देती है, तो उस सारी की सारी लीजिंग वाली इनकम भी चाहे मुदारबा से हो या किसी और कंपनी ने या किसी और बैंक ने लीज लीज पे कोई चीज दी हुई है, तो वो सारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी।
any amount received by a banking company or a non-banking finance company where such amount uh, distrib- any amount received by a banking company or a non-banking finance company where such amount represent distribution of by a mutual fund or private equity and venture capital out of income from profit on debt shall be chargeable to tax under the head income from business and not under the head income from other sources। बहुत सारी जो है वो बहुत सारी बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनियां अगर आप जो है वो देखते हो, जैसे एक न्यू टीवी का शो था आइडिया करोड़ों का, और इसी तरह लाहौर कराची इस्लामाबाद में हुकूमत ने लम्स वगैरह के साथ मिलकर आईबीए के साथ इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे बहुत वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, मतलब कि वो एक प्रोजेक्ट जो है उसमें अपना कैपिटल इंजेक्ट करते हैं, सरमाया इंजेक्ट करते हैं और कुछ उसका स्टेक ले लेते हैं और वहाँ से कुछ फंड जो है वो उन्हें इस तरह फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है नए स्टार्टर्स को जो बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, और लोग और जो पीछे कंपनी है उन्हें उस पर कुछ स्टेक मिल जाता है। कुछ जो है वो इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं जो अपना कैपिटल इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरह म्यूचुअल फंड्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड है, वेंचर कैपिटल फंड्स का आजकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। इस तरह के फंड्स के थ्रू आपने कोई भी लोनिंग की हुई है, किसी को पैसे जो है वो कर्जे पे दिए हुए हैं, तो उस मद में जो भी आपको रिवर्स में मुनाफा मिल रहा है, चाहे आप बैंकिंग कंपनी है, चाहे आप नॉन बैंकिंग कंपनी है, मतलब चाहे आप इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं, या कोई बैंक ये पैसे दे रहा है, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएगी, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर उसने कोई स्टेक लिया हुआ है उस कंपनी में, वो तो वैसे ही उसका प्रॉफिट होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। लेकिन अगर लोन लिया हुआ है उसने, लोन पे भी वापस में कुछ उसे मिलता है रिसीव, जो वेंचर कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट है, तो वो भी उस इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही चार्ज होगा। आगे है जी स्पेकुलेशन बिजनेस। यहाँ पे एक मेरा फेवरेट टॉपिक था, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कि वो कब आएगा। अच्छा, वो अगले डिवीजन में है, चलो उसे वहां देखेंगे। हाँ, स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? मैंने एक वीडियो सेंड की थी आपको ग्रुप में, आपने आई थिंक देखी होगी जरूर। स्पेकुलेशन बिजनेस जो है वो मुझे बताएं क्या होता है, जल्दी से क्विकली चैट बॉक्स में बताएं स्पेकुलेशन का क्या मतलब है। अच्छा, अगर नहीं देखी तो इस लेक्चर के बाद देखिएगा, इन्वेस्टोपीडिया की एक मैंने वीडियो सेंड की है ग्रुप में स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में। स्पेकुलेशन का मतलब होता है क्यास करना, अंदाजा लगाना। एक ऐसे बिजनेस होते हैं जो अंदाजे पे या क्यास पे चल रहे होते हैं। जैसे कि जैसे कि इन सिंपल सेंस के, हम कोई एक बंदा है, ये वीडियो में देखिएगा फिर समझ भी आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, एक बंदा शेयर्स लेता है स्टॉक मार्केट के। शेयर्स का असल मतलब तो ये है कि अभी जैसे एयरलिंक, जैसे कोई एयरलिंक कम्युनिकेशन एक कंपनी है, तो मैं उसके शेयर्स ले लेता हूँ। अब शेयर्स का असल मतलब तो ये है कि मुझे जो है वो उसके 50,000 रुपए की मालियत के मेरे पास शेयर है, तो मैं कंपनी के 50,000 रुपए का मालिक हूँ, उसके कैपिटल का। अब कंपनी जितना ग्रो करती है, कई सालों बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे मे भी वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। जैसे कि उस जमाने में, ये 2002 के जमाने में और इससे पहले 90s के जमाने में, अगर किसी ने अमेजोन के और गूगल के शेयर लिए हुए थे, तो आज एक शेयर उसका मिलता ही नहीं है मार्केट में, करोड़ों अरबों रुपए का है। सो किसी कंपनी का पता नहीं होता। तो अच्छा, एक तो मकसद ये है कि आप इसलिए शेयर लेते हैं, आप फ्यूचर में ट्रेड करें, फ्यूचर में जो है वो उससे बेनिफिट उठाएंगे, और जितनी देर आपके पास शेयर रहेगा, आप कंपनी के ओनर हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा उतनी आपके अमाउंट पे, 50,000 के शेयर्स पे। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि आप जो है वो शेयर ले लेते हैं और आपका मकसद है कि मैं अगले दिन इसे बेच दूं, शॉर्ट सेलिंग करूं, या 2 महीने बाद इसे निकाल दूं, मेरा मकसद सिर्फ उसे जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो 1 साल से ज्यादा वो मेरे पास शेयर रहेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। और अगर मैं शॉर्ट सेल करूं, उसे फौरी तौर पे बेच दूं, तो वो हो जाएगा मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस। अब इस ये वो बिजनेस है जिसमें आपको रिस्क भी होता है, और इसमें हाई रिस्क होता है और हाई गेन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो इस तरह के बिजनेस को कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। और दूसरी एग्जांपल इसकी, कि मैं जो है वो एक इंडिविजुअल हूँ और मुझे घर चाहिए,
और मैं ऐसे करता हूँ कि एक अच्छा खूबसूरत सा घर ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ और अब मेरा मकसद है कि मैं 50 साल तक मरने तक यहाँ पे रहूँ। इट्स ओके। अब ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन मैं दूसरी क्या करता हूँ, मैं घर ले लेता हूँ और मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मैं कहता हूँ मैं फौरी तौर पे इसे सेल करूँ। मतलब कि मैं जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में, 2 महीने में इसे सेल आउट कर दूँ। मेरा मकसद इसे रंग वगैरह करवाया, सेल कर दिया। जितना जितना भी पैसा मुझे मिल गया। तो ये हो गया मेरा स्पेकुलेशन बिज़नेस। अगर परमानेंट होता तो ये होगी मेरी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे वो कहता है वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, जो इस तरह का बिजनेस कर रहा है पर्सन, दैट बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस कैरीड ऑन। एक बंदा कई बिजनेसेस कर रहा है, 2 3 4 कर रहा है, उसकी बेकरी भी है, वो शेयर ट्रेडिंग का काम भी करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करता है, मीज़ान इन्वेस्टमेंट के नाम से इसका बैंक भी है। लोगों से भी पैसे कमाता है। और इस तरह से जो है वो मिज़ान बैंक लीजिंग भी करता है, कई बिज़नेसेस मिज़ान बैंक कर रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई इंडिविजुअल है या कोई लीगल जो बिज़नेस बॉडी है, तो ये जो स्पेकुलेशन बिज़नेस है, इसे बाकी बिज़नेसेस से अलहदा ही ट्रीट करेगा इन द मैटर ऑफ टैक्सेशन, इनकम फ्रॉम बिज़नेस। मतलब कि आपको पता है जब बिज़नेस की हम रिटर्न फाइल करते हैं, एक आपका बिज़नेस जो है वो प्रॉपर्टी बेचने से सेल करने का है, वहाँ से इनकम आ रही है। एक बिज़नेस आपका जो है वो स्टॉक मार्केट में है, स्पेकुलेशन बिज़नेस है, एक बिज़नेस आपका लीजिंग का है। तो हर बिज़नेस का जो है वो, आप एक बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग का है, तो आप हर बिज़नेस की सेपरेट-सेपरेट जो है वो एंट्रीज़ करते हैं और उसकी सेपरेट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और सेपरेट उसकी अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट सब चीज़ें होती हैं। ये तो जनरल सी बात है। वो कह रहा है कि ये जो बिज़नेस है, बाकी बिज़नेस से आप सेपरेट रखेंगे, ना कि जी इकट्ठा। मैंने लीजिंग भी की हुई है और मैंने स्टॉक्स भी किए हुए हैं और मैंने वो भी किया हुआ है और तीनों बिज़नेस की मेरी कलेक्टिव आमदनी हुई है ₹1000, तो ये मेरा तीनों की आमदनी। ऐसे नहीं होगा, आपको अलग-अलग इसे सेपरेट करना होगा, जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे या स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल उसकी बनाएँगे। आगे वो कहता है any loss of person arising from the speculation business sustained for a tax year computed in accordance with the parts shall deal with the under section 58। जब हम 58 पढ़ेंगे तो वहां पे जाके हम देखेंगे कि उसका लॉस वगैरह किस तरह एडजस्ट करते हैं आपस में और किस तरह उसे ट्रीट करते हैं। ये वहां पे हम इसे कंप्रीहेंसिवली देखेंगे। आगे देखते हैं। In this section, speculation business means a business in which contract for purchase and sale of any commodity, including stock and shares, is periodically or ultimately settled otherwise than by a actual delivery or transfer of the commodity, but does not include a business। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? यानी वो ये कहना चाह रहा है, जो आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो मतलब कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो स्पेकुलेशन बिज़नेस है, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो आप हेजिंग कर रहे हैं, वो जो है वो स्पेकुलेशन बिज़नेस में नहीं आएगी। अब हेजिंग क्या होती है? मुझे उमर साहब बताएँ कि हेजिंग क्या होती है? सर हेजिंग तो खैर आगे एडवांस लेवल पे था, वो पढ़ी भी नहीं थी मैंने ज्यादा। लेकिन इसमें हम जो है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ मतलब करते थे, अब तो याद भी नहीं है। फिर आपको अगर आइडिया है तो आप बता दें। अच्छा, हेजिंग का हम देख लेते हैं। वो ये कहता है कि हेजिंग होता है कि हम अपने ना लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जैसे कि मुझे ये डर है कि मेरे पास रॉ मटेरियल है और आज इसकी मार्केट में वैल्यू है ₹70,000। तो मुझे कल को डर है कि इसकी वैल्यू जो है वो नीचे ना गिर जाए। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ किसी कंपनी से, किसी थर्ड कंपनी से। उसे ये कहता हूँ कि अगर कल को ये इसकी वैल्यू इससे डाउन हो जाए, ₹70 से कम हो जाए, तो मैं तो अगले बंदे को सेल कर दूँगा। जो मेरा रिमेनिंग लॉस होगा वो आप कवर करेंगे, आप बियर करेंगे। तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल के मामले में। इसी तरह मैं शेयर्स के मामले में जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ किसी बंदे से, या कोई कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करती है कि इतने का शेयर की प्राइस जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ ₹75 का बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन वो हो जाता है कल को ₹50 का। तो जो रिमेनिंग मेरा लॉस है वो कंपनी, सेम लाइक जैसे इंश्योरेंस होती है, हम मैं उस थर्ड कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में चला गया हूँ और वो मुझसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से साइन कर लिया। अब मेरे लॉस को वो बियर करेगी, लेकिन मुझे उसके बदले में उस कंपनी को कुछ फीस वगैरह, कुछ प्रीमियम वगैरह पे करना पड़ेगा।
वो कहता है कि अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आप शामिल होते हैं किसी ऐसी कंपनी के साथ जो ये रिस्क बीयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये वो जो कंपनी होगी उसका जो प्रॉफिट होगा वो स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आएगा, इन सिंपल। यानी कि आप किसी को भी रिस्क बीयरिंग सर्विसेज दे सकते हैं तो आपका बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। पढ़ लेते हैं आगे क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज इज एंटर इनटू अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मर्केंटाइल बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग पर्सन्स अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और मर्चेंडाइज टू बी सोल्ड। जो मैंने अभी बताया कि रॉ मटेरियल वगैरह है, हम उसकी कल को प्राइस गिर सकती है, या गुड्स वगैरह हमने सेल करनी है तो मे बी उस कीमत से कम पे सेल हो जो हमने एक्सपेक्ट की हुई है। तो उस लॉस से बचने के लिए हमें कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसे हम कुछ फीस वगैरह पे करते हैं। अगर हमें वो लॉस होता है तो हमें वो पैसे जो है वो भरेगी। तो इस तरह का बिजनेस वो जो कंपनी अर्न कर रही है तो वो स्पेकुलेशन में नहीं आएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, हमने शेयर और स्टॉक की बात कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू बाय मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज इन द कोर्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑफ नेचर of jobbing arbitrage in guard against any loss which may arise in ordinary course of the person business as such member। अब ये जॉबिंग क्या होती है, आर्बिट्रेज क्या होती है? जॉबिंग एक्चुअली कहते हैं इन्वेस्टमेंट में फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट में ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह होती है जहाँ बॉन्ड्स की ट्रेडिंग वगैरह होती है, जो बंदा ये चीजें बाइंग और सेलिंग करता है उसे जो है वो उसके जो इस फंक्शन को जॉबिंग कहते हैं। और आर्बिट्रेज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा अपनी बीकॉम वगैरह जिसने किया है। आर्बिट्रेज कहते हैं कि 2 मार्केट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक शहर की मार्केट है, वहाँ पे एक चीज़ का रेट जो है वो कम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब की मार्केट है, यहाँ पे रेट कम है और लाहौर की मार्केट है, वहाँ पे रेट ज़्यादा है। जैसे ईद पे होता है, यहाँ पे बकरों का रेट बहुत कम होता है, तो लोग यहाँ से बकरे उठाते हैं इस मार्केट से और लाहौर सियालकोट में जाके बेच देते हैं, वहाँ पे रेट ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया आर्बिट्रेज। तो नहीं, ये वो वाला आर्बिट्रेज नहीं है। हाँ, वो भी आर्बिट्रेज होता है कि द मिडलमैन जो फैसला करवाता है, और वो आर्बिट्रेज कोर्ट्स भी हैं दुनिया भर में, वो एक अलग चीज़ है। वो आर्बिट्रेशन वगैरह में आता है। अच्छा, तो ये जो है, तो इस तरह का एक्ट करता है, एक मार्केट से दूसरी का फायदा उठाता है, तो वो आर्बिट्रेज का अमल उसका कहलाता है। तो सिंपली वो यहाँ पे ये कहता है कि आपने एक मार्केट से दूसरी मार्केट में कोई स्टॉक्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, पहले तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज होती थी, अब तो एक ही स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान में। तो कोई इस तरह का रिस्क लेता है, कोई और मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं चीजें लेके जाता है, और वो जो है वहां पे उसे उस रेट पे जिस पे उसने एक्सपेक्ट किया होता था कि उसे चीज सोल्ड हो जाएगी, वो नहीं मिलती। लेकिन थर्ड बंदे से उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है फॉर दी श्योरिटी का, फॉर दी जो उसका इंटरेस्ट है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो वो जो इनकम होगी वो नॉन स्पेकुलेशन बिज़नेस में आएगी। आगे है जी डिवीज़न 2, डिडक्शंस, जनरल प्रिंसिपल, आम असूल, डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिज़नेस। हमें पता है कि हमने सैलरी में भी पढ़ा था, तो वहाँ पे कुछ डिडक्शंस जो हैं वो अलाउड हैं। और इसी तरह प्रॉपर्टी में भी पड़ा, कुछ डिडक्शंस अलाउ हैं। तो बिजनेस की इनकम की तो हमने बात कर ली जी, हम इनकम पे हम आपसे टैक्स लेंगे। इनकम प्रॉफिट पे टैक्स लेंगे, गेन पे भी टैक्स लेंगे। आप कोई भी बेनिफिट लेगा उसका ओनर, तो हम उस बेनिफिट पे भी आपसे टैक्स लेंगे। तो आप सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं कि आप हमें जो हमारे खर्चे हुए, हमारे जो अमल हुए उस बिजनेस को करने के लिए, क्या वो हमें अलाउ करेंगे कि हम अपनी इनकम से पहले वो लेस करें, बाद में आपको टैक्स दें? जी बिल्कुल, हम आपको अलाउ करेंगे, और हमने आपके लिए एक स्पेशल डिवीजन रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, जो सिर्फ डिडक्शंस को डील करता है। सो तो पहले हम पीछे जो हमने पूरा पढ़ा उसका क्रक्स देख लेते हैं 2 लफ्ज़ों में। पहला वो ये कह रहा है, कोई भी बिज़नेस जो आप कर रहे हैं, उस बिज़नेस एक्टिविटी से जो भी इनकम आ रही है, उसे इनकम फ्रॉम बिज़नेस कहेंगे। कोई भी बिज़नेस जो आप कर रहे हैं, उस बिज़नेस एक्टिविटी से जो भी इनकम आ रही है, दैट विल बी कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिज़नेस, किसी भी फॉर्म में आ रही है, बस आप एम्प्लॉयी ना हो।
और दूसरा उसने दूसरे पार्ट में जो हमने पीछे भी पढ़ा वो क्या कहा था उसने, जो उसका क्रक्स ये है कि आप जितनी मर्जी क्रिएटिव अकाउंटिंग कर लें, जितनी मर्जी आप विंडो ड्रेसिंग कर लें, मतलब कि आप जो मर्जी कर लें, जो भी बेनिफिट्स और पर्क्स वगैरह आपको मिलेंगे किसी भी फॉर्म या सेंस में कैश के अलावा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कहलाएगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएगी। अब हम डिडक्शंस पे चलते हैं। Subject to this ordinance in computing the income of a person chargeable to tax under the head income from business for a tax year, a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by person in the tax year wholly and exclusively for the purpose of business। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी टर्म है कि होली एंड एक्सक्लूसिवली, यानी कि इन सिंपल हम कह सकते हैं कि ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस आर टैक्स अलाउएबल होली और एक्सक्लूसिवली डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बस इस बात को याद रखें, पेपर में कहीं भी कॉन्सेप्चुअल कुछ भी चीज आ जाती है वैसे भी, तो यानी कि हर वो चीज जो है वो अलाउ है हमें, हम उसे डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम से, लेकिन वो जो चीज है होली और एक्सक्लूसिवली फॉर दी पर्पस और इन कनेक्शन फॉर दी पर्पस ऑफ बिजनेस यूज होनी चाहिए। मतलब आपके पर्सनल जो है वो यूज में जो चीज होगी वो हम उसे डिडक्ट नहीं कर सकते। सारी कहानी में जो हमने पढ़ी वो यही कह रहा है कि ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस आर टैक्स अलाउएबल होली और एक्सक्लूसिवली डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। आगे क्या कहता है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर, इसी का इंतजार कर रहा था मैं, वो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनिमल्स व्हिच हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन अदरवाइज देन यूज और स्टॉक in trade and have died or become permanently useless of for such purposes, a deduction shall be allowed equal to the difference between the actual cost to the taxpayer of the animals and amount it any realized in respect of the care cases or animal कार कैसेस का मतलब होता है देखभाल करना, यानी जानवरों की देखभाल करना। इन सिंपली वो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जानवर वगैरह बिजनेस में यूज होते हैं, अगर आप उनकी देखभाल करते हैं और देखभाल पे जो भी खर्च आता है उससे आप बिजनेस से डिडक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर कोई जानवर जो है वो यूजलेस हो जाता है, मर जाता है, तो उस लॉस को भी आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस से। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल के इन सिंपल के जो है वो आपके पास एक गधा था, ठीक है, 10,000 पे उसकी मतलब वैल्यू थी, और वो जो है मर गया, और उसकी खाल जो है वो आपने 3,000 में बेच दी, या 3,000 में वो एक XYZ सिटी में फ़रोख्त हो गया, और वो खाने की डिशेज़ में चला गया। एंड मैं नाम नहीं लूँगा उस जगह का। अच्छा, उसके बाद यानी कि वहाँ से आपको 3,000 मिल गए, या उसकी खाल 3,000 की बिक गई। तो अब आपका लॉस कितना है? 10,000 का नहीं है, आपका लॉस जो है वो 7,000 का है। तो यानी कि जो आपको उससे थोड़ा बहुत गेन हो गया, वो आपकी इनकम में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, लेकिन लॉस जितना पीछे रह गया वो आपका लॉस हो जाएगा। और इसी तरह 100 गधे थे आपके पास, तो सेम जो है वो मर गए सारे के सारे। तो 7 लाख जो है वो आपका लॉस है, वैल्यू उनकी 10,000 थी, और 3 लाख आपको खालों का मिल गया, तो 3 लाख रुपए जो है वो उसमें नहीं आएँगे। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम। कि subject to this ordinance where the expenditure carried in subsection 1 is incurred by depreciable asset or intangible with useful life more than 1 year or pre-commencement expenditure, the person must depreciate or amortize the expenditure in accordance with section 2 etc। कैपिटल एसेट उसे ही कहते हैं जो जिसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा हो, या जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा की हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। वो कहता है कि अगर कोई डेप्रिसिएशन हुई है एसेट वगैरह में, तो उसे भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। आगे जाके पूरा हम डिवीजन पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का, वहाँ आपको वहाँ कंप्रिहेंसिवली समझ आ जाएगा। तो जो भी तोड़-फोड़ हुई है हमारी मशीनरी में, डेप्रिसिएशन हुई है, हम हमें अलाउ है, उसे हम डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्ट कैसे करेंगे, किस लिहाज से करेंगे, उसकी परसेंटेज आगे दी गई है। इसका पूरा स्केड्यूल में टेबल बना हुआ है पूरा।
और आगे वो कहता है कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? मतलब कि प्री का मतलब होता है पहले और कमेंस का मतलब होता है आगाज करना, और एक्सपेंडिचर खर्चे, यानी कि कोई भी कारोबार उसे शुरू करने से पहले जो खर्चे होते हैं वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई कंपनी वगैरह आप स्टार्ट करते हैं तो उसे सबसे पहले जो है वो ये रजिस्टर करवाना पड़ता है, लीगल वकीलों को फीस देनी पड़ती है। फिर कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, कोई ऑफिस बना रहे हैं, कॉपीराइट करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, लोगो कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, सिस्टम बनवाना है। तो कंपनी शुरू होने से पहले-पहले ये इतने सारे खर्चे हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ये भी अलाउ हैं और आप जो है वो इन्हें भी लेस कर सकते हैं। इनकी भी डिडक्शन जो है वो अलाउ है। और कि ट्रीटमेंट किस तरह होगा? सेक्शन 22 और आगे जाके हम जो है जब जब डेप्रिसिएशन वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इनका ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर अच्छा ट्रीटमेंट भी उनका जैसे इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह होते हैं, ट्रेडमार्क्स वगैरह, लोगो वगैरह, तो उनकी वो बात कर रहा है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय अमेलगमेटेड कंपनी ऑन लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी। यहाँ पे क्या लफ्ज़ कह रहा है? लीगल एंड अमेलगमेटेड कंपनी। अमेलगमेशन का मतलब होता है जब 2 कंपनी आपस में मर्ज हो जाती हैं, उस अमल को कहते हैं अमेलगमेशन। जैसे कि वारिद और जो जैज़ है आपस में मर्ज हो गई थी। तो ये इनका अमल कहलाया अमेलगमेशन। इसी तरह कोई भी 2 कंपनियाँ जब आपस में मर्ज हो जाएँ तो वो अमेलगमेशन कहलाता है। ऑन लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी, इस प्रोसेस में अमेलगमेशन के प्रोसेस में जो उन्हें लीगल जो है वो सर्विसेज़ दी अकाउंटेंट्स वगैरह ने, वुकला वगैरह ने, और फाइनेंशियल एडवाइजरी दी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ने, फीसें तो पे की हैं, ऐसे तो अमेलगमेट नहीं हुआ उनका पूरा अमल, इतना लंबा प्रोसेस। इस तरह की सूरत में जो है वो जितना भी आपने पैसे पे किए तो आपको जो है वो अलाउ है डिडक्ट करना और वो आपके एक्सपेंडिचर समझे जाएँगे। क्योंकि ऊपर उसने बात प्री कमेंसमेंट की थी, क्योंकि नए सिरे से कंपनी बन रही है, तो ये कंपनीज़ ऑलरेडी बनी हुई थी लेकिन अमेलगमेट हुई हैं, मर्जर हुआ है इनका। तो इस वजह से इस तरह का भी कोई एक्ट होता है, जितनी भी आपने लीगल फीसेस दी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरीज़ ली हैं, कोई मसला नहीं है, आप लेस कर सकते हैं, अलाउ है आपको। अच्छा, डिडक्शंस नॉट अलाउड, कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो आपको अलाउ नहीं हैं। मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन किसी किसी एक ऐसी चीज़ में हो, तो फिर जो भी डिडक्शन होगी वो अलाउ नहीं है कि आप उसे जो है वो लेस करें अपनी इनकम फ्रॉम बिज़नेस से। वो कंडीशंस कौन सारी हैं? तो हम देख लेते हैं। Any except as otherwise provided in this ordinance, no deduction shall be allowed in computing the income of a person under the head income from business. For any cess or tax paid or payable by the person in Pakistan or a foreign country that is levied in on the profit or gains. यहाँ पे दो important लफ्ज़ हैं, profit और gains of the profit and gains of the business or assessed as a percentage or otherwise on the basis of such profit or gains। यानी वो कहता है कि हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा टैक्स जो उस बिज़नेस की इनकम पे लग रहा हो, चाहे वो परसेंटेज पे लग रहा हो या प्रोपोर्शन पे, तो आप उसे जो है वो लेस नहीं कर सकते। पहले तो उसकी एग्ज़ाम्पल है इनकम टैक्स। अब आप इनकम टैक्स को कहें ये मेरा खर्चा है, मैंने सरकार को दिया है, मेरी इनकम से इसे लेस कर दें। नहीं, आपसे आपको अलाउ नहीं है। और इसी तरह जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि बहुत मेगा कंपनीज़ हैं, तो वो एक सुपर टैक्स पे करती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ 5% 3%। तो वो भी उनकी इनकम पे लगता है, तो वो उस टैक्स को लेस नहीं कर सकते। और इसी तरह जो बाहरली मुल्क में एक फॉरेन कंपनी है या एक कंपनी मल्टीनेशनल है, वो किसी दूसरे मुल्क में भी इनकम के ऊपर टैक्स दे रही है, तो वो जो है लेस आप नहीं कर सकते। जो इनकम के ऊपर यानी इनकम मीन्स प्रॉफिट के ऊपर या गेन्स के ऊपर जो भी वो टैक्स दे रही है कोई भी कंपनी, इनकम फ्रॉम बिज़नेस में प्रॉफिट और गेन आते हैं, तो प्रॉफिट और गेन के ऊपर जो भी कोई कंपनी टैक्स पे कर रही है, वो आप बिल्कुल भी लेस नहीं कर सकते। चाहे वो इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है या किसी भी और तरह का फॉरेन टैक्स है या नेशनल टैक्स है पाकिस्तान में, आप उसे लेस नहीं कर सकते।
of the business or assessed as a percentage or otherwise on the basis of such profits or gains. फॉर एग्जाम्पल इसकी और एग्जाम्पल थोड़ी-सी मैं आसान करूँ, कल को हुकूमत कहती है कि आप साल में जितनी भी इनकम अर्न करेंगे, जितना भी आपको गेन होगा, तो आप उस गेन पे वेल्थ टैक्स भी देंगे कि आपकी इतनी वेल्थ होगी है इस साल उस कंपनी की या उस बिज़नेस इंडिविजुअल की। तो आप बिल्कुल भी उसे लेस नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे जो टैक्सेज़ हैं सेल टैक्स वगैरह, एफडी वगैरह जितने भी दूसरे हैं, वो आप बिल्कुल एक्सक्लूड कर सकते हैं बतौर खर्चा, एक्साइज़ वगैरह। Any amount of tax deducted under Division 3 of Part 5, Chapter 5 from an amount derived by the person। आगे देखते हैं। Any expenditure from which the person is required to deduct or collect tax under Part 5 of Chapter 10 unless the person has paid or deducted and paid the tax as required by ETC। यानी वो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपली वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कह रहा है ना, बात कर रहा है चैप्टर 10 की, उसका जो पार्ट 5 है वो डील करता है एक्चुअली एडवांस टैक्सेस को। और एडवांस टैक्सेस मतलब जो टैक्स एट सोर्स होते हैं, जिसे विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। तो वो विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह की बात कर रहा है। वो कहता है कि आप किसी कंपनी से कोई विदहोल्डिंग टैक्स जो है डिडक्ट करें, तो आपको उसे जो है वो जमा करवाना है। तो ये नहीं है कि जी आप विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो जमा ना करवाएँ और उसे अपने खर्चों में से डिडक्ट कर लें। तो ऐसे यानी कोई इनवॉइस वगैरह आप इश्यू करते हैं, कोई बिल वगैरह इश्यू करते हैं, जैसे कुछ परसेंटेज आपने विथहोल्ड करनी होती है, तो आप उसे अपने इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अलाउड टू डिडक्ट। आगे कहता है एनी अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल फॉर द सेल Tax Act 1990 where the amount of commission or payable exceeds 0.2% of gross amount of supplies, therefore unless the person to whom commission or paid or payable as a case may be is appearing to the active tax policy, it is simple। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि unless वो ये कह रहा है कि एक बंदा अच्छा, ये यहाँ पे बात करें, अक्सर आपको पता है कि जैसे कंपनियाँ होती हैं तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर आगे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर्स वगैरह को सामान वगैरह बेचते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जितना होलसेलर को सामान बेचता है तो अपना कमीशन लेता है और आप भी देखते हैं, वो इस लफ़्ज़ को प्रॉफिट नहीं कहते, वो कहते हैं हमें कमीशन मिला है। यानी कि हमने माल इतना आगे सेल किया तो हमें इतना कमीशन मिल गया, हमें इतना कमीशन मिल गया। तो वो कहता है कि आप जो है वो कोई एक ऐसा बंदा, आप उसे आगे सप्लाइज़ कर रहे हैं। कितने की सप्लाइज़ कर रहे हैं, और ये हमने आपको यहाँ पे सेल टैक्स की बात कर रहा है। Listed in third schedule of sale tax act where the amount of commission paid or payable exceeds 0.2% of gross amount of supply, therefore unless the person whom commission is paid or paid at maybe is appearing active taxpayer list under this ordinance। वो कह रहा है कि आप किसी भी बंदे को सप्लाइज़ पे कर रहे हैं, सप्लाइज़ दे रहे हैं और उन सप्लाइज़ के ऊपर 0.2% से ज़्यादा अगर आप कमीशन दे रहे हैं और वो बंदा इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो 0.2% से ज़्यादा आपको कमीशन अलाउड नहीं है कि आप उसे अपने जो है खर्चों में डिडक्ट करें, लेस करें। हाँ, अगर वो एटीएल में है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, तो फिर आप 0.2% से ज़्यादा भी अगर कमीशन दे रहे हैं सप्लाइज़ के ऊपर, तो कोई मसला नहीं है, आप अपने खर्चों में से उसे डिडक्ट कर सकते हैं। इनकम से सॉरी डिडक्ट कर सकते हैं, खर्चों में डाल सकते हैं। क्योंकि उसने सेल करवाई, सेल पे जो है उसने कमीशन लिया, लेकिन उस बंदे का एटीएल में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो इनकम टैक्स के अंडर मेंटेन होती है, उसमें होना लाज़मी है। अगर नहीं है, तो आप 0.2% से ज़्यादा जितना भी उसे कमीशन देंगे, हम उसे आपको अलाउ नहीं करेंगे आप डिडक्ट करें। हाँ, कम 0.2% तक करेंगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कहता है आगे एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट और इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी एक्सपेंड एंटरटेनमेंट वगैरह के खर्चे जो बिज़नेसेस करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ वगैरह के लिए,
आपको वो अलाउ नहीं है डिडक्ट करने, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते जो कि फ्यूचर में प्रिस्क्राइब की जाएँगी, अभी नहीं की गई। फ्यूचर में यानी मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब किसी एसआरओ के ज़रिए हम आपको बता देंगे कि ये वाले खर्चे आपको अलाउ हैं, कि आप आप कोई एंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं तो इतने परसेंट आप खर्चे जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह उससे इनकम से लेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं हम फ्यूचर में प्रिस्क्राइब करेंगे, अभी नहीं बताई गई। तो ये फ्यूचर के को प्रोस्पेक्टिव सेक्शन है, फ्यूचर को डील करता है। आगे कहता है कि एनी कन हम पहुँच गए डी पे। Any contribution made by the person to a fund that is not a recognized provident fund, approved pension fund, approved superannuation fund और approved gratuity fund। आपको पता है कि आप खर्चे उसी टाइम लेस कर सकते हैं कि जब आप किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो अपनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए बतौर एम्प्लॉयर आप करते हैं, तो फिर आपको अलाउ होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस में डाल के बिज़नेस इनकम से उसे लेस कर लें। लेकिन अगर आप ऐसा प्रोविडेंट फंड, ऐसा ग्रेजुएटरी फंड, ऐसा सुपरनेशन जब रिटायरमेंट वगैरह होती है, तो ऐसा फंड आपने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन उसे आपने कंसर्न बॉडी जो है वो उससे अप्रूव नहीं करवाया। तो या फिर कंसर्न कमिश्नर से उसे अप्रूव नहीं करवाया। जैसे एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट वो फंड मेंटेन करता है, इसलिए अगर आप खुद भी फंड मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको कमिश्नर से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, बाकायदा रूल्स हैं पूरे। तो अगर आपने अप्रूव नहीं करवाया हुआ, तो फिर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं है, चाहे जितनी मर्ज़ी कंट्रीब्यूशन आप करते रहें एम्प्लॉयी के लिए, अपनी बिज़नेस की इनकम से जितनी मर्ज़ी उस फंड में आप पैसे इंजेक्ट करते रहें, हमसे अप्रूव नहीं है या किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से वो इम्प्रूव नहीं है, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे आप इन खर्चों को डिडक्ट करें। एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन। जी, आपने कोई गलत काम कर लिया आपकी कंपनी ने, तो आपने गलती की ना। आप रोड पे जा रही थी आपकी कंपनी की गाड़ियाँ, तो उन्होंने चालान कर दिया। ट्रैफिक वालों ने जो है वो आपने आप पे चालान कर दिया, पेनल्टी लगा दी। तो अब आपकी गलती है, तो इस तरह की गलती जो आपने जानबूझ के की है, तो आपको अलाउ नहीं है कि अपने खर्चों में से डिडक्ट करें। और इसके अलावा भी कुछ और एग्ज़ाम्पल इसकी हो सकती है। कंपनी थी आपकी और आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो है आप पे हेवी पेनल्टी इम्पोज़ कर दी, तो इट इज़ योर मिस्टेक। तो आपको अलाउ नहीं है कि अपने खर्चों में डाल के इसे लेस करें। सिंपल एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन, यानी कि वही बात कर रहा है कि कंपनी के मालिक थे, डायरेक्टर थे, ओनर थे। कंपनी का पैसा है तो उन्होंने अपने ज़ाती जो है वो ज़ाती इस्तेमाल पे लगा लिया। बच्चों को कुछ दिलवा दिया कंपनी के पैसों से और उधर जा रहे हैं खर्चों में डाल रहे हैं, जी हमें लेस करें, हम तो अलाउ नहीं करेंगे आपको। कंपनी हमने पीछे पड़ा है, those expenses are allowed to less which are wholly and exclusively done for the purpose of business, not for the personal aspect। कोई भी ज़ाती खर्चा आप लेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे कहते हैं एनी अमाउंट कैरीड टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे। मतलब ये है कि इतनी वो कहते हैं अक्सर कंपनीज़ ने ना बहुत सारी अमाउंट जो है वो मतलब फंड बनाया होता है, उस रिजर्व फंड उसे कहते हैं। यानी कि इतनी अमाउंट इतने पैसे जो है वो हमने इस मकसद के लिए रिजर्व कर दिए हैं। इस इतने पैसों का हम ये करेंगे या कर रहे हैं ईटी से। तो वो कहता है कि कोई आपने रिजर्व फंड बनाया हुआ है या कोई जो है वो किसी भी सूरत में तो और आप कह रहे हैं कि कैपिटलाइज़्ड इन एनी वे या कोई सरमाया वगैरह इकट्ठा किया हुआ है किसी काम को करने के लिए। जैसे आप कहेंगे जी, हमारी कंपनी ने जो है वो 5 करोड़ जो है वो रखे हुए हैं, हम कंपनी की बिल्डिंग बना रहे हैं। तो भाई तो बिल्डिंग तो आपका एसेट हुआ। तो 5 करोड़ इस टाइम रखे हुए हैं, तो फ्यूचर में साथ के साथ भी तो हो सकता था। हम नहीं अलाउ करेंगे जी, आप इस खर्चों में से निकाल के और 5 करोड़ जो है वो कैपिटलाइज़ करेंगे, तो या बिल्डिंग बनाएँगे, हम अलाउ नहीं करेंगे। इस तरह आपने कोई और फंड बनाया हुआ है, फलाँ फंड, उसमें पैसे पड़े हुए हैं, तो हम नहीं अलाउ करेंगे कि आप जो है वो उसे डिडक्शंस में से।
में डालें। एनी प्रॉफिट ऑन डेब्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेम्युनरेशन पेड बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। यानी यहाँ पे फिर वही बात कर रहा है। सिंपली वो कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि जिसमें पार्टनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। वो कहता है आप किसी भी किस्म का मुनाफा या किसी कोई एसोसिएशन का डायरेक्टर है, उसने कोई भी आपको पैसा दिया हुआ है, लोन वगैरह दिया हुआ है अपनी ही कंपनी को, कोई भी आपको ब्रोकरेज फीस आप किसी डायरेक्टर्स को, ओनर को दे रहे हैं, कोई कमीशन दे रहे हैं या कोई भी सैलरी दे रहे हैं, किसको? फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मेंबर को एसोसिएशन ऑफ पर्सन के। और मेंबर कौन होते हैं? कोई भी डायरेक्टर, पार्टनर, आम ज़बान में ओनर। अपने अपनी ही कंपनी को किसी भी तरह की फीस के नाम पे कोई पैसे दे रहे हैं, सैलरी के नाम पे कोई पैसे दे रहे हैं और वो मालिक भी है, और कमीशन के नाम पे कोई पैसे दे रहे हैं, कोई ब्रोकरेज फीस के नाम पे कोई पैसे दे रहे हैं। तो उसने आपसे आपको पैसे उधार दिए हुए हैं बिज़नेस को, तो बदले में आप उसे कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या कुछ मुनाफ़ा दे रहे हैं। तो ये जो है वो खर्चों में डाल के लेस आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो है ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस में आएगा और ये अलाउ नहीं है। जैसे कि अक्सर कंपनीज़ हैं तो उसके ओनर ही जो हैं वो सीईओ जो होता है, ओनर ही जो होते हैं, वो खुद कंपनी के एम्प्लॉयी भी होते हैं। कोई डायरेक्टर मार्केटिंग होता है या एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर होता है, कोई एम्प्लॉयी भी होता है वो सेम टाइम, और सेम टाइम वो डायरेक्टर भी होता है, शेयर होल्डर भी होता है कंपनी का। चाहे आप एम्प्लॉयी भी हैं सेम टाइम और आप ओनर भी हैं, बिल्कुल आपको अलाउ नहीं है कि आप इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसीडर करें। आपकी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस में ही आएगी। और बिज़नेस को अलाउ नहीं है कि उन्हें अगर कोई सैलरी दे रहा है और वो बतौर ओनर भी हैं और एम्प्लॉयी भी काम कर रहे हैं, कि यहाँ पे आप अपने खर्चों में से लेस करें। हाँ, दूसरे एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी है वो तो लेस कर सकते हैं, लेकिन अपने मेंबर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ओनर्स की नहीं। Any expenditure for a transaction paid or payable under a single account had in aggregate exceed, ये important है काफ़ी, 250,000 rupees made other than by a cross check drawn on bank by cross bank draft or cross pay order or any other cross banking instrument showing transfer of amount from the business bank account of the taxpayer। वो कहता है कि आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, कोई भी आपने ट्रांज़ैक्शन की है या कोई भी आपने खर्चा जो है वो पे करना है या पे कर दिया है। कोई भी सिंगल हेड है, जैसे कि सिंगल हेड, कई सारे हेड्स होते हैं खर्चों के, जैसे कि यूटिलिटीज़ पे हमारे इतने खर्चे आ रहे हैं, फलाँ चीज़ पे इतने खर्चे आ रहे हैं। तो इस तरह खर्चों के भी काफ़ी सारे हेड्स होते हैं। जैसे मोबाइल के खर्चे हो गए, उसके बाद जो है वो सामान जो आ रहा है हमारे पास, हमारे ऑफ़िस के लिए स्टेशनरी का एक अलहदा से खर्चा हो गया। उसका एक और मतलब कंप्यूटर्स का खर्चा हो गया, एक यूनिफ़ॉर्म दे रहे हैं एम्प्लॉइज़ को, उनका खर्चा हो गया, तो ईटीसी। वो कह रहा है कोई भी एक खर्चा है, उसमें कोई भी आप पैसे जो है वो पे करते हैं। लेकिन अगर एक हेड में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे क्रॉस चेक के ज़रिए पे नहीं करते, तो आपको अलाउ नहीं है कि बतौर खर्चा आप उससे लेस करें। यानी कि ये एक बार लगा दी है उन्होंने, लिमिट लगा दी है कि 2 लाख से ज़्यादा, सॉरी 2 लाख 250,000 रुपए, यानी कि 2,50,000 से ज़्यादा कोई भी आप एक्सपेंस करते हैं एक हेड के अंडर, आपको वाया बैंकिंग चैनल करना है या चेक के थ्रू करना है, आप कैश में नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे कैश में, आपने 5 लाख की रिपेयर कर दी, अपनी बिल्डिंग की 10 लाख की आपने जो है वो 10 लाख रुपया जो है वो आपने उसे दे दिया, गाड़ियों वालों को, जो मैकेनिक है, गाड़ियाँ सही करता है आपकी कंपनी की, तो बिल्कुल हम नहीं खर्चों में आपको लेस करने देंगे। हाँ, हम अलाउ करेंगे आप उस जो मैकेनिक है उसे वाया क्रॉस चेक करें, पे करें पैसे, और बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें क्रॉस चेक के ज़रिए पे करें। इसका मकसद क्या है? क्योंकि इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन बैंक्स जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, उनका जो पूरा सिस्टम है वो डॉक्यूमेंटेड बेस्ड है, और वहाँ से फाइनेंशियली हम किसी भी ट्रांज़ैक्शन का, किसी भी किसी भी बंदे की फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए अलाउ सिर्फ़ जो है आपको तब किया जाएगा जब बैंकिंग चैनल यूज़ करेंगे आप। प्रोवाइड दैट ऑनलाइन ट्रांसफर
आगे वही बात कर रहा है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करें, जो है वो ऑनलाइन बैंक अकाउंट के ज़रिए पे करें, तो हम इसे बैंकिंग चैनल ही समझेंगे। लेकिन वो वेरीफ़ाई होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट से। ऐसे नहीं है कि आप ऑनलाइन जैसे कि एचबीएल है उसकी कनेक्ट ऐप के ज़रिए पे कर दें, तो ऐसे नहीं, बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके बिज़नेस अकाउंट की स्टेटमेंट में। आगे कहता है प्रोवाइड दैट दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ थोड़ी-सी और इसके साथ एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है, आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे पे कर दें, लेकिन वो बैंकिंग चैनल तो नहीं है और ना आपके अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। प्रोवाइड दैट फर्दर दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कहता है कि जो ऊपर हमने ये क्लास पढ़ी है, जो शिक पढ़ी है, ये अप्लाई नहीं होगी। मतलब कोई अप्लाई नहीं होगी कि आप बैंकिंग चैनल के ज़रिए पे करें, किस सूरतों में अप्लाई नहीं होगी। यानी कुछ और चीज़ें हम कर सकते हैं नॉन बैंकिंग चैनल के ज़रिए। कहते हैं एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ 25,000 से ज़्यादा कोई अगर खर्चा ज़्यादा नहीं है, 25,000 से कम खर्चा है, जैसे ये पीटी पीटी कैश वगैरह होता है ऑफ़िस के लिए, चाय वगैरह हम मँगवा लेते हैं, खाना वगैरह, कोई गेस्ट आ जाए उसके लिए। तो इस तरह छोटे-छोटे जो खर्चे होते हैं, जाके बॉल पेन्स की एक डब्बी ले आओ, माउस खराब है वो ले आओ, कीबोर्ड खराब है लो ले आओ छोटा-सा। तो 25,000 से कम अगर खर्चे हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप कैश में पे कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है किसी से ₹1000 का 500 का सामान लें, उसे जाके चेक दें, वो कहेगा जाओ भाई मैं तो सामान नहीं देता तुम्हें। तो 25,000 से कम जो खर्चे हैं, बिज़नेस के हम उसे कैश में कर सकते हैं, अलाउ है। और आगे वो कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट हाँ, ये जो चीज़ें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं, जो बिजली के बिल हैं, वो तो डॉक्यूमेंटेड हैं, कोई मसला नहीं है, हम उन्हें बगैर चेक के कैश में पे कर सकते हैं, चाहे 50 लाख का बिल आपकी फैक्ट्री का क्यों ना हो, कैश में कर सकते हैं पे। फ्रेट चार्जेज़, फ्रेट सामान को कहते हैं, सामान आने-जाने का जो चार्जेज़ होता है, जैसे इम्पोर्ट वगैरह करवाते हैं हम बाहर से या मुल्क के अंदर भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हमारा सामान लेके जाती हैं, टीसीएस के ज़रिए सामान जा रहा है, तो ये चैनल सारे डॉक्यूमेंटेड हैं। तो हम आसानी से हिसाब लगा सकते हैं कि इतने पैसे दिए, ट्रेन के ज़रिए सामान जाता है, एनएलसी वगैरह के ज़रिए, ओसीएस सॉरी एमएनपी के ज़रिए, तो ये डॉक्यूमेंटेड है, तो आप इन्हें भी जो खर्चे हैं आप कर सकते हैं। आप बगैर उसके कर सकते हैं, इसमें वो लिमिट नहीं है क्रॉस चेक वाली। ट्रैवल फेयर वगैरह आपके डायरेक्टर्स वगैरह मुल्क भर में ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। टिकटें जो हैं वो सिस्टम सारा डॉक्यूमेंटेड है, कोई मसला नहीं है। कितनी दफ़ा हमने ट्रैवल किया, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमें एफआईए रिकॉर्ड देगा पूरे का पूरा कि कितना है। तो आप कोई नहीं, जितना मर्ज़ी ट्रैवल करें, जो भी टिकट लेंगे, डाइवो की, फैसल मूवर की या फिर पीआईए की, आपको कोई कै उसमें चेक के ज़रिए पे नहीं करना, चाहे 10 लाख की आपका हो ट्रिप, आप उसे कैश में पे कर सकते हैं। पोस्टेज, टिकट्स वगैरह जो डाकखाने की, सब आप सारी की सारी कैश में पे कर सकते हैं, इट इज़ अलाउड। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज़, फीस, फाइन और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन किसी भी तरह की कोई अदायगी आपने करनी है टैक्स की, ये प्रोविंशियल टैक्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कल, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या कोई और एक्साइज़ वालों का टैक्स हो गया। तो कोई मसला नहीं है, आप उसे उनका अपना चालान होता है, डॉक्यूमेंटेड है वो भी, आप वैसे चालान के ज़रिए पे कर सकते हैं, चेक की ज़रूरत नहीं है। कोई ड्यूटी वगैरह कस्टम पे इम्पोर्ट करते हुए लगी है, तो आप पे करें चालान पे। फ़ी कोई आपने देनी है, कंपनी रजिस्टर करवाई है, पार्टनरशिप रजिस्टर करवाई है, फीस बैंक में पे करेंगे, कोई मसला नहीं है। और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है हुकूमती, कि हुकूमत कोई चीज़ अगर करती है तो। तो यानी कि वो कहता है अगर यहाँ पे किंग होता, यहाँ पे बादशाह होता तो फिर लफ़्ज़ चार्टर्ड होता। वज़ीर-ए-आज़म कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करें या हुकूमत कोई करे, तो वो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट कहलाएगी और किंग करता तो वो चार्टर्ड कहलाता। तो यानी कि तो इस तरह से यानी कि ये कोई भी फ़ीस दे रहे हैं, कोई एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप कैश में कर सकते हैं। Any salary paid or payable exceeding 25,000 rupees per month other than by cross check or direct transfer of funds or the employee bank account. सिक्योरिटी गार्ड्स हमने रखा हुआ है एक, तो उसे तो सैलरी जो है हम कैसे बेचारे को दें? 10,000 15,000 सैलरी हमने देनी है, तो आप क्या उसे चेक के ज़रिए दें? उसका तो अकाउंट ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप उसे जो है वो कैश में दे सकते हैं। लेकिन 25,000 से ज़्यादा आप कैश में देंगे कोई, हम फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे। आपका वो इनकम में कंसीडर होगा, आप पे टैक्स ज़्यादा लग जाएगा।
एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड डिवीजन 3 एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑन पेबल ऑफ अ कैपिटल नेचर, ये हम डिवीजन 3 में जाके पढ़ेंगे। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद कहता है and publicity in excess of 10% of turnover incurred by pharmaceutical manufacturers। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए अपनी दवाइयों पे फोकस करें, डॉक्टर्स पे और प्रमोशंस पे फोकस ना करें, क्योंकि दवाई की क्वालिटी अच्छी होगी तो मरीज बेहतर होगा। आपका कोई काम नहीं है मार्केटिंग से, लेकिन आजकल हमारे मुल्क में आपको पता ही है कि कंपनी जो है वो दवाइयों में तवज्जो काम है उनकी, प्रमोशन पे ज़्यादा है डॉक्टर्स को और ईटी से। तो इसलिए कि उन्होंने कहा कि अगर 10% से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, पब्लिसिटी पे, प्रमोशन पे लगाएँगी, हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप जो है वो लेस करें। बतौर डिडक्शन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो आपकी इनकम कंसीडर होगी। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ बहुत मतलब पैसा लगा रही हैं इस सेक्टर में, प्रमोशन पे, एडवर्टाइजमेंट पे। क्वालिटी पे नहीं पैसा लगा रही है। आगे वो कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी, ये पेपर में भी आ सकता है, 10% है कितना, एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स एंड इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बहुत मतलब एडवांस पे मूव करना चाह रहा है टैक्स डिपार्टमेंट। वो ये कह रहा है कि कोई भी आप खर्चा करें किस चीज में, किसी यूटिलिटी बिल के ऊपर, इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स, जो मुकर्ररा लिमिट्स हम आपको बताएंगे उससे ज्यादा आप खर्चा करें और उसकी कोई वायलेशन वगैरह करें, तो फिर आपको वो डिडक्शन अलाउ नहीं आए होंगी। कौन सा खर्चा, कौन सी लिमिटेशन, कौन सी अलाउ नहीं होंगी, कौन सी अगर हमने उसे एक्सेस किया, मतलब हमने अपनी लिमिट्स को पार किया, लिमिट्स को क्रॉस किया, तो टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कि हम आपको बताएंगे। इन फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में कहता है ये जो बिलों वगैरह पे आप खर्चे वगैरह पे कर रहे हैं, इतने ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, आप नॉन बैंकिंग चैनल से पे कर रहे हैं कैश में, ये फ़िलहाल के लिए आपको अलाउ हैं, आप पे करते रहें। लेकिन फ्यूचर में जब भी हम लिमिटेशन प्रिस्क्राइब कर देंगे, बयान कर देंगे, तब आप उन्हें अगर पार करेंगे, तो फिर आपको अलाउ नहीं होगा कि उन्हें डिडक्ट करें। अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर एट्रिब्यूटेबल टू सेल मेड टू अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990 बाय एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। वो कहता है कि हमने जो है वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे ये चीज नोट करने की, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात कर रहा है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो एक ऐसा एक्सपेंस करती है, एक ऐसी सेल्स करती है उस बंदे को, जिस बंदे के लिए ये ज़रूरी था कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, लेकिन वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होता, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फिर भी उसे सेल्स करी जा रही है। तो जैसे आपको याद है कि हमने सेल टैक्स में पढ़ा था कि 10, अगर कोई जो है सब सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है और एक ही बंदे को 10 मिलियन से ज़्यादा जो है वो उसकी सप्लाईज़ करेगा, 1 करोड़ की सप्लाईज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, या पता नहीं 100 मिलियन था शायद, अगर मुझे सही तरह याद नहीं है, जितना भी था वो। तो अब इनपुट टैक्स का वो क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि आप इतने बंदे को कर रहे हो और वो अगला बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर ही नहीं है। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है, उसी को रेफर कर रहा है यहाँ पे। वो कहता है कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात कर रहा है, और इस तरह के बंदे को जो इतनी लिमिट की सप्लाईज़ जो है वो ले रहा है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आपके साथ आपकी जो डिडक्शन है, आपके जो खर्चे हैं, उन सेल्स के ऊपर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे इनकम में से लेस करें। हाँ, करेंगे इस फ़ॉर्मूले के तहत। क्या है? ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए कौन-सी है? ए इज़ द अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड इन दिस पार्ट। ए जो है वो सज्जाद साहब ने जॉइन कर लिया है, मैंने अभी देखा तो बस खत्म कर रहे हैं हम इसे। है वो वो रिडक्शन जो आपने क्लेम की है कि मैं इस चीज को, खर्चों को लेस करना चाहता हूँ। और बी जो है वो टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर, जो पूरे साल में आपका जो सेल थी, टर्नओवर कहते हैं सेल को, जो पूरे साल में, ये अब बात हो रही है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की। कोई एक कंपनी की बात कर लें, जो इंडस्ट्री है, वो कह रही है जी मेरा से इतना खर्चा हो गया इस बंदे को सप्लाईज पे,
और प्लस उसकी सप्लाईज थी इतने की। अच्छा पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अच्छा क्या कह रही है चैट में, कौन कह रही है, मिश्रा साहब है शायद। अच्छा वापिस आते हैं। वो कह रहा है कि जो हमने उसे पूरे साल में इतना हमारा टर्नओवर था, इतने की सप्लाईज की। बी का ये मतलब है मल्टीप्लाई बाय is registered is the total amount of sale exclusive of sale tax and federal excise duty to a person required to be registered but not registered under the Sale Tax Act 1990, where sales equal to exceeding rupees 100 million, 100 मिलियन से ज्यादा। उस बंदे की वही सेल टैक्स वाली बात कर रहा है कि आप ऐसे बंदे को अगर सप्लाईज कर रहे हैं तो हम आपको पूरा नहीं अलाउ करेंगे कि आप अपने खर्चों में उसे डिडक्ट कर सकें जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं सप्लाई के ऊपर। हम आपको इस फार्मूले के तहत डिडक्ट करने का पाबंद करेंगे। और ये फार्मूला क्या है? ए का मतलब होगा कि टोटल डिडक्शन जो आप क्लेम करना चाहते हैं उसे ऊपर रखेंगे, और बी का मतलब है टोटल टर्नओवर, जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट की आपने सेल्स की हैं उस अनरजिस्टर्ड बंदे को। और सी का मतलब है कि उस अनरजिस्टर्ड बंदे ने विदाउट एक्सक्लूसिव, मतलब बगैर एफडी के, एफडी पे किए बगैर और सेल टैक्स पे किए बगैर जितने की सप्लाई रिसीव की है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी अमाउंट है उसे आप जो है उसे आप फिर जो है वो लेस कर सकेंगे, बतौर डिडक्शन जो है वो डील कर सकेंगे। इसी में यही बात वो कहता है। कल हम डिवीजन 3 पढ़ेंगे, इसका स्पेशल प्रोविजन डिडक्शन क्या है माइक को। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फर्दर। जी मैं लीव कर रहा हूँ मीटिंग, तो मिस्टर सजाद साहब जो है वो ज्वाइन करेंगे। सो सजाद साहब प्लीज कैरी ऑन द मीटिंग। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने होल्ड किया इतनी देर। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमने उसके साथ भी किए थे जब हम टेंसेस कर रहे थे, लेकिन एक टेबल है जो समझने में आसानी रहेगी कि इसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है। एक दो सेंटेंसेस अक्सर पूछ लेते हैं, मैंने पेपर भी शेयर कर दिए हैं, आप तक ग्रुप में शेयर हो जाएंगे कल तक या आज, प्रीवियस पेपर्स। तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए ये टेबल है, अगर आप इसे देख लें तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन कोई मसला ही नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक है, टेंसेस देखने की बजाय ये कुछ वर्ड्स देख लें कि अगर ये आपको एक्टिव में नजर आ रहे हैं तो इसका पैसिव वैसे बनाना है हमने, बस। पैसिव में ये चीज सेम है कि फॉर्म, सारे पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज होती है और ऑब्जेक्ट स्टार्ट में होता है और सब्जेक्ट एंड में होता है। असल मिस्टेक होती है उसमें कि इस इसमें हमने जो ग्रामेटिकलीज एम आर बहुत बार बीएम ये इसमें से हमें क्या लगाना है, पैसिव बनाने में ये इशू होता है। तो टेंस से समझने की बजाय ये कौन सा टेंस है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, उससे बेहतर है कि आप ये चीजें कुछ समझ लें। जैसे अगर हम ये नहीं देखते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं, हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है, डू या डज उसमें मौजूद है एक्टिव में। अच्छा, इसकी उल्ट कन्वर्जन रिवर्स भी हो सकती है, यानी पैसिव से एक्टिव भी, वो भी ऐसे है, इधर हमारा नजर आ रहा तो वो फर्स्ट फॉर्म या डू डज है। ठीक, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है आपको या डू या डज, ये ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है, फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक, डू या डज या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस इस तरह का एडिशन होता है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? इज एम आर से। ये मैंने टेंसेस उसमें बताए हुए हैं जो हमने सेंटेंसेस जब टेंस पढ़े थे।
जैसे आई प्ले क्रिकेट, अब फर्स्ट फॉर्म है इसमें प्ले, ठीक है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू भी नजर आ रहा है, फर्स्ट भी। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट या डज ही प्ले क्रिकेट, तो ये सारा किस बता रहा है, इसका पैसा कैसे बनेगा इधर। हाँ, अगर उधर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया, तो इधर भी वैसे ही बनेगा, नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव बनेगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, इज आएगा, इज एम आर अकॉर्डिंग टू वो ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। फिर है जी, अगर आपको सेकंड फॉर्म नजर आती है, अगर सेकंड फॉर्म नजर नहीं आ रही तो आपको डिड नजर आए, क्योंकि जब डिड आता है तो इधर से फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो जहां आपको डिड नजर आ जाए, फर्स्ट फॉर्म नजर आए, ये नहीं देखना कि फर्स्ट फॉर्म है तो वो इज एम आर से बने, तो डिड तो खड़ा है ना, तो डिड्स के साथ आपने फिर कैसे बनाना है, बाज और वर्ड्स, बाज और वर्ड्स से उसका पैसे बनाना है आपने। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म आ गई, या होगा डिड आई प्ले क्रिकेट, या आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ डिड आ रहा है तो फिर फॉर्म फर्स्ट, आई डिड। ये मैं लिख के इसलिए नहीं बता रहा कि ये मैंने टेंसेस में जो है वो सारे टेंसेस आपको पढ़ाए हुए हैं, वहां पे इसका सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपने डिड देखना है तो वाज वर्ड्स, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय मी। वर्ब भी आ सकता है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। जहां भी आप हैज हैव हैड देखें, हैज हैव हैड देखें, तो वहां क्या बनेगा, वहां उसका पैसिव बीन से बनेगा। आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ या मैंने चाय पी ली है। हैव हो या हैड हो या हैड हो, कोई भी, तो उसका पैसिव बीन से बनेगा। अच्छा, एक बात ज़हन में रख लें, आगे शुड भी आ रहा है कि जहाँ जैसे आगे शुड हैव, अब शुड भी है, हैव भी है, तो शुड के बाद हैव है तो हमने हैव को देखना है, शुड को नहीं देखना। उसका वैसे हैड हैव हैड का बीन से बनेगा। फिर है जी कंटीन्यूअस टेंस, जितने भी आईएनजी वाले सेंटेंसेस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज ईटिंग, या आई शैल बी ईटिंग, ये सारे क्या है, फ्यूचर पास्ट और इसके प्रेजेंट के क्या है, कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस आपको जो भी नजर आए उसका पैसे, बाकी सारे स्ट्रक्चर वही, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, और इज एम जो विल और शैल या इज एम आर वो भी अपने उसके मुताबिक इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें नया एडिशन क्या होगा, बीइंग। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, water is being drunk by me, he was drinking water, water was being drunk by me, he will be drinking water, water will be being drunk by me। एडिशन क्या हो रहा है, बीइंग का। ठीक हो गया, आईएनजी वाले जितने भी हैं, will, shall, would, should, can, could, may, might, must be, sorry। ठीक हो, इस तरह आउट टू भी। हाँ, इनके आगे अगर हैव आ जाता है दैट, ये चीज आ जाती है, फिर हम हैव हो जाते हैं, फिर हमने शुड और इसको नहीं देखना। तो इन सब के पैसे कैसे बनेंगे, बी से बनेंगे। I can do this, this can be done by me, you should work hard, you should not kill him, he should not be killed by you, बी आएगा। वुड, शैल जितने भी हैं, आउट टू, मस्ट, ये सारे इसके साथ क्या आएगा, बी। बी के एडिशन से इसका पैसिव बनेगा। इस तरह कुछ सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट, ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव होते हैं बेसिकली, पॉलिश माय शूज विल बी पॉलिश्ड बाय यू। इस तरह ओपन द लेट द डोर बी ओपन,
लेट माय शूज बी पॉलिश्ड बाय यू, इसके साथ क्या आएगा, लेट आएगा। सब्जेक्ट नहीं होता, इंपेरेटिव होता है जिसमें कोई ऑर्डर किया जा रहा होता है किसी चीज का। ठीक हो गया। एक ये होते हैं, एक होता है सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं, जो हु से स्टार्ट हो तो उनके हमने स्टार्ट में क्या लगाना है, बाय होम, आगे जो भी स्ट्रक्चर हो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर आपने उसका पैसे बनाना है। हु आया है तो आपने स्टार्ट में बाय होम लगाना है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट बाय होम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। ऑब्जेक्ट मौजूद है लेकिन इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ये छोटी सी टेबल है जिसका आपने पैसे में कोई इशू नहीं रहता, पैसे बना लेते हैं आप। पैसिव एक्टिव का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें कि एक्टिव ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें काम करने वाला मौजूद होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसमें मौजूद होता है। फोकस सब्जेक्ट पे ही होता है। फोकस क्या होता है, आई एम प्लेइंग इट। ठीक हो गया, ये समझ आती है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, अब इसमें कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं है पैसिव में। एक्टिव में फोकस किस पे होता है, सब्जेक्ट पे। पैसिव में आपको, आप उर्दू में देखें तो आपको सब्जेक्ट का यूज ही नहीं होता पैसिव में, सब्जेक्ट आता ही नहीं है। खाना खाया जाता है, कभी ये नहीं है कि खाना खाया जाता है मुझसे, लेकिन इंग्लिश में आप बाय साथ लगा के एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्टिव में जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है, जिस पे काम किया जा रहा होता है उस पे फोकस होता है। और एक्टिव में काम करने वाला जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। ये टेबल आप याद कर लें, एक्टिव पैसिव में आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा, कोई भी। ये हो गया। अब कुछ एक दो पेपरों में पूछा है ये क्लास सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये कुछ एग्जांपल के साथ मैंने समझाया है आपको। कुछ एग्जांपल आप खुद नेट से देखेंगे, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जितनी एग्जांपल आप करेंगे उतना ही आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। क्लास का हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्लॉज। जैसे आई प्ले, ये क्लॉज है। ठीक, अब सेंटेंस जो बात नहीं बताऊं तो वो आप लिख लिया करें। क्लॉज और सेंटेंस में फिर क्या फर्क है, ये आई प्ले एक सेंटेंस भी तो है, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। इस तरह देखिए, एक सेंटेंस में क्लॉजेज हो सकती हैं मुख्तलिफ, 1 2 3 क्लॉजेज हो सकती हैं कनेक्टर के जरिए। ठीक है, सेंटेंस एक बिगर टर्म है, क्लॉज उसके अंदर हो सकती है। एक सेंटेंस में 1 या 2 क्लॉजेज, आई प्ले क्रिकेट बट यू आर नॉट प्लेइंग, इस तरह हो सकती है कि मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं उसमें। क्लॉज का मीनिंग क्लियर भी हो सकता है, अगर क्लॉज खुद मीनिंग क्लियर दे रही है तो क्लॉज खुद भी एक सेंटेंस है। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा तो वो क्या है, अब जैसे आई थिंक, जैसे कहते हैं मेरे ख्याल में, आई थिंक है तो ये एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, लेकिन ये इसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो क्लॉज तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। ठीक हो गया। अब क्लॉजेस की क्या है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है अकेली जो डिपेंडेंट ना हो, वो खुद एक सेंटेंस हो, उससे समझाने के लिए किसी और क्लॉज की या फ्रेज की उसे जरूरत ना पड़े। वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ बस। आई एम ईटिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग, इसमें कोई वो इसे मतलब समझाने के लिए किसी और चीज की, एडिशन की, फ्रेज की या किसी और सेंटेंस क्लॉज की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट हो गई। डिपेंडेंट क्या है जी, अब देखो ये डिपेंडेंट क्लॉज में मैंने 2 एग्जांपल, जैसे आई थिंक, मेरे ख्याल में, दैट यू आर नॉट सीरियस, आई थिंक दैट कि तुम सीरियस नहीं हो। अब आई थिंक खुद क्लियर नहीं थी, ये डिपेंडेंट है किस पे, यू आर नॉट सीरियस वाली क्लॉज पे, ये क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक हो गया।
ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास समझाना लाजमी था किसके लिए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टेंसेस समझाने के लिए। एग्जांपल आती है उसमें चूज करना होता है कि ये सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कोई नॉन होता है, इस तरह ऑप्शन होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है जी? सिंपल, जो एक क्लॉज अपना मीनिंग पूरा दे रही है वो सिंपल सेंटेंस है। दो क्लॉजेस ना हो, सिंपल एक ही क्लॉज हो और वो मीनिंगफुल हो तो उसे क्या कहेंगे, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और वो सेंटेंस वो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर है और वो मीनिंग पूरा दे रही है तो वो पूरा एक खुद सेंटेंस है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर है जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेस होती हैं और वो किसी कंजंक्शन के जरिए जुड़ी होती है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो खुद ही आपस में अपना मीनिंग क्लियर कर रही होती है। जैसे यू वांट टू गेट इट, तुम ये हासिल करना चाहते हो, ये पाना चाहते हो। पूरा मीनिंग ऐसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ। बट यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट, बट आ गया, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तुम मेहनत नहीं कर रहे। ये भी एक पूरा सेंटेंस, पूरा वो है, क्लॉज कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, इसे पिछली क्लॉज की जरूरत नहीं है या किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, और ये बट के जरिए, कंजंक्शन के जरिए, ये कंपाउंड सेंटेंस। क्लॉजेस दो होना शर्त है कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो हो सारी क्लॉजेस क्या, इंडिपेंडेंट, आप अपना मीनिंग हर क्लास क्लियर कर रही हो, ठीक हो गया। नीचे यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट द डायरेक्शन ऑफ योर एफर्ट्स आर नॉट एक्यूरेट, बट को छोड़ दें, द डायरेक्शन ऑफ योर एफर्ट्स आर नॉट एक्यूरेट, पूरा सेंटेंस है, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, ये भी एक सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक, फिर इसके बाद है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है जी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होती है, अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकती। जैसे इट वॉज मी हु कॉल्ड यू, ये मैं था, ये क्लियर। हु कॉल्ड यू, अब हु को छोड़ें, कॉल्ड यू, तुम एक इट वॉज मी हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, और इट वॉज मी ये डिपेंडेंट। आई थिंक, अब आई थिंक एक क्लॉज है लेकिन क्या है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों है कि इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, दैट यू आर नॉट सीरियस, ये इंडिपेंडेंट है, यू आर नॉट सीरियस। अच्छा, शुरू में अगर ये व्हेन एवर, वेयर एवर, हु एवर ये चीज आ जाए और आगे सब्जेक्ट और एक आगे इसके क्लॉज हो तो वो लाजमी तौर पे क्या है जी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। वेयर एवर यू गो, तुम जहां जाओ, ये जो क्लॉज है इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। आई एम विद यू, ये क्लियर है, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेयर एवर यू गो, ये इसका मीनिंग क्लियर नहीं था, तो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, तो ये क्या हो गई, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल। अच्छा, मैंने कुछ नोट्स अभी आपको शेयर हो जाएंगे इंग्लिश के हवाले से। ये तो क्लियर है इंशाल्लाह कि मैंने प्रीवियस पेपर भी देखे हैं कि इस तरह के पेपर में वो सिनोनियम एंटोनियम नहीं पूछते, अगर हार्डली पूछ लें तो एक आध पूछ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अंदाजा होगा आपको कुछ, ठीक। तो आप सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ें, जो आपकी वोकैबुलरी है पहले उसी के मुताबिक, सिनोनिम एंटोनिम होते भी हैं तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होते हैं, यानी कि वो सेंटेंस में यूज हो रहे होते हैं सिनोनिम एंटोनिम और आपने उसका मीनिंग क्लियर करके नीचे बताना होता है, तो कुछ बंदा अंदाजा भी लगा सकता है कि इसका मीनिंग क्या है अगर आते भी हैं। इस तरह नहीं आएंगे कि ये वर्ड दिया हुआ है इसके नीचे इसके अपोजिट मीनिंग या सिमिलर मीनिंग दिया हुआ वो तैयार करें, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर करें। दूसरा, कुछ रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, हर तरह की स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाई है।
टेंसेस हो गए, आउट ऑफ टेंस स्ट्रक्चर, सब कुछ, और इसके अलावा कुछ रूल्स। इनको आपने बार-बार प्रैक्टिस करना है। पेपर शेयर हो जाएँगे आपको कल तक। तो वो उसमें पेपर में आपने देखने हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ है जी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका, ठीक है। अब हमारा वैसे एक लेक्चर रह गया, वो हम लेंगे उस पे। मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अगर अभी आपको वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएँ तो वो ज़रा मुश्किल है, तो वो फिर सारा ही भूल जाना है। उसके लिए अलहदा लेक्चर एक ही बस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने हैं हमने अब। तो रूल्स मैंने आपको दिए हैं, उसके साथ एग्ज़ाम्पल्स भी बहुत सारी हैं। आप जितना रूल्स को रट्टा नहीं लगा सकते, आप जितनी एग्ज़ाम्पल से गो थ्रू होंगे, उतना ही आपके ये रूल्स क्लियर होंगे और आप करने के काबिल हो जाएँगे उसमें एफपीएससी के एग्ज़ाम में गो थ्रू। अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा, खाली रूल्स नहीं पढ़ने, उसको बार-बार उसके जो एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं एक्सरसाइज़ वाली, आपको जो नोट्स आएँगे उसमें एक्सरसाइज़ बनी हुई हैं, उसके मुताबिक उसको प्रैक्टिस करना है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इधर से जो आपको पेपर शेयर होंगे, उसको भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो गो थ्रू करने हैं आपने। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें से 9 या 10 नंबर हैं, आपने लेने होते हैं एफपीएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश में। तो इससे डेली बेसिस पे 10-15 मिनट बहुत है, इंग्लिश को आप देखिए इसे गो थ्रू करते रहें। अदरवाइज़ एंड में आपने ये सोच रखा है कि हमने सारे रूल पढ़ लेंगे, वो भी अच्छी बात है। 1 आध दिन बंदा 2 दिन लगा लेता है इंग्लिश को, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन साथ-साथ इसकी एग्ज़ाम्पल से गो थ्रू होते रहें और आप पेपर भी एक दफ़ा पहले पेपर देखें, आपको पता चल जाएगा, फिर आप जब नोट्स पढ़ने लगेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ ऐसे पूछी हुई है। तो इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना इंग्लिश को, नहीं तो आप कहेंगे हम तो टेक्स्ट बड़ा अच्छा कर रहे थे, ये कैसे हो गया? इंग्लिश को आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना। डेली आधा आधा 1 घंटा आप दें इसे। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, उसे लगता है कि नहीं ज़रूरत तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिए, जिनको अंदाज़ा नहीं है, वो पेपर देखें, फिर उसके मुताबिक ही इस चीज़ को लेकर चलें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।